नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वनडे एग्ज़ाम। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको मौर्य काल और गुप्त काल से संबंधित टॉप क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं। यूपी ट्रिपल एस सी की, चाहे ग्राम विकास अधिकारी कह लें, राज्य मंडी परिषद कह लें या राजस्व लेखपाल कह लें, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सम्राट अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्षक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है कन्नौज, ऑप्शन बी है गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी है संभल या ऑप्शन डी सारनाथ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर सारनाथ है। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाता है सिवाय इसके: चाणक्य, ऑप्शन बी विष्णुगुप्त, ऑप्शन सी कौटिल्य या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है, आप लोगों को कई बार पढ़ चुके होंगे, इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। क्योंकि चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य एक ही व्यक्ति हैं जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाने में मुख्य भूमिका अदा की थी। सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कहाँ है, कौन सा है, सॉरी। ऑप्शन ए है 11वां, ऑप्शन बी है 12वां, ऑप्शन सी है 13वां या ऑप्शन डी 14वां। तो दोस्तों, अशोक के जो शिलालेख हैं, ये 14 शिलालेख जो शिलालेख है वो 14 शिलालेख है। इसमें सबसे बड़ा शिलालेख 13वां शिलालेख है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी है 13वां शिलालेख। अशोक के शासन के 8वें वर्ष जो है कलिंग का युद्ध, इसमें 8वें वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसमें उसका वर्णन 13वें शिलालेख में दिया गया है। इसका सही आंसर 13वां है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, एक सेकेंड, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन थी? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है उज्जैन या ऑप्शन डी तोशाली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी तोशाली है। तोशाली सही आंसर है। अशोक ने आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोशाली ही थी। और अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय प्राप्त की थी। इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है, जो अभी क्वेश्चन आपको ने पढ़ाया था। इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई थी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया है? देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया है? ऑप्शन ए हर्ष को, ऑप्शन बी अशोक को, ऑप्शन सी कनिष्क को या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य को। तो दोस्तों, सही आंसर है हर्ष, ऑप्शन बी अशोक। अशोक को देव नाम प्रिय से संबोधित किया है। भाब्र अभिलेख में अशोक को प्रियदर्शी, जबकि मस्की में बुद्धशाय, मस्की जो अभिलेख है मस्की, उसमें बुद्धशाय के नाम से अशोक को संबोधित किया गया है। अशोक के नाम 4 अभिलेखों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित किन के बीच तक्षशिला शहर स्थित है? ऑप्शन ए है झेलम और सिंधु, ऑप्शन बी झेलम और चिनाब, ऑप्शन सी चिनाब और रावी, या ऑप्शन डी रावी और व्यास। दोस्तों सही आंसर इसका है सिंधु और झेलम। तक्षशिला शहर सिंधु तथा झेलम नदी के पर स्थित है। और जो तक्षशिला है ये प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान में रावलपिंडी जिले में स्थित है। तक्षशिला प्राचीन काल में गंधार राज्य की राजधानी हुआ करती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सही आंसर इसका ए है। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनके विजय का उल्लेख करता है? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी इससे पहले मैंने इसको आपको जो डिटेल में बताया था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। जो 13वां शिलालेख है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। 13वां शिलालेख में कलिंग कलिंग के विजय के बारे में बताता है, और उनके कुल 14 शिलालेख हैं और 13वें में बताता है। 13वां शिलालेख कलिंग का युद्ध अशोक के राज्याभिषेक होने के 8वें वर्ष हुआ था, 261 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ऑप्शन ए है सारनाथ, ऑप्शन बी है शहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी थौली, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन बी शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था, और इसी को ही 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को ने अब विश्व विरासत में शामिल कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान था? निम्नलिखित में कौन सा मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान था? ऑप्शन ए है स्तंभ, ऑप्शन बी है स्तूप, ऑप्शन सी है चैत्य, या ऑप्शन डी बारादरी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए है स्तंभ। स्तंभ मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान है। मौर्य काल का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में 4वीं से 2री शताब्दी के बीच हुआ। सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों के रूप में स्वयं सम्राट अशोक ने इसकी रचना की थी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए स्तंभ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन में नहीं था? ऑप्शन ए है कश्मीर, ऑप्शन बी है गुर्जर, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी है कामरूप। तो दोस्तों कर्नाटक है इसमें मस्की अभिलेख यहाँ लिखा गया है, और गुर्जर में गुर्जर अभिलेख है, यानी यहाँ पे शासन हुआ था। अशोक के साम्राज्य कर्नाटक तथा गुर्जर तक विस्तृत था। अशोक और कश्मीर में भी अशोक का सम्राट हुआ करता था। इसका जो ये कामरूप लिखा है इसे पूर्व में असम कहते थे। असम में अशोक का साम्राज्य नहीं था। तो सही ऑप्शन ये है ऑप्शन डी कामरूप। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बृहद स्फूर्त किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए है कुषाण काल, ऑप्शन बी गुप्त काल, ऑप्शन सी हर्षवर्धन काल, या ऑप्शन डी मौर्य काल। तो दोस्तों बृहद स्फूर्त का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, और इसका निर्माण 300 BC में हुआ है। सही आंसर इसका मौर्य काल अशोक से संबंधित है।
ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ये यूपीएससी की प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे आप लेखपाल ले लीजिए और ये चाहे आप राज्य मंडी फसल ले लीजिए, ग्राम विकास अधिकारी में भी क्वेश्चन इसी में दिए हैं आपके, जो है मैं करवा रहा हूँ, जो टॉप क्वेश्चन है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो संभावना है इसी में से क्वेश्चन आपको मिले। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए है रामदेव, ऑप्शन बी है पतंजलि, ऑप्शन सी है महर्षि अरविंद या ऑप्शन डी जैमिनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पतंजलि। योग दर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि थे। इनका जन्म गुनिया में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र शंकु या ऑप्शन डी वासुमित्र। तो दोस्तों प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि पुष्प शंख मित्र, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, पुष्प मित्र शंकु के गुरु थे। पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक की रचना की है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? ऑप्शन ए है पराशर, ऑप्शन बी है सुश्रुत, ऑप्शन सी है चरक या ऑप्शन डी धन्वंतरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चरक। चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद विद्वान के रूप में विख्यात थे। वे कुषाण राज्य के वैद्य थे, राजवैद्य थे कुषाण राज्य के। ये जो कुषाण वंश था उसी के कुषाण राज्य के राजवैद्य थे ये। दोस्तों ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सही आंसर सी। कुषाण मूलतः कहाँ के निवासी थे? कुषाण जो है मूलतः कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए है मध्य एशिया, ऑप्शन बी है चीनी तुर्किस्तान, ऑप्शन सी तिब्बत या ऑप्शन डी ईरान। तो दोस्तों कुषाण मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। वहाँ से निकाले जाने पर ये लोग काबुल कंधार चले गए और वहीं से सभ्यता प्रभावित हुई। यह भारत आने पर यूची जाति की 5 शाखाओं में एक थी। सही आंसर है मध्य एशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? क्वेश्चन दोस्तों एक बार फिर पढ़ लेते हैं। खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्सा थे? ऑप्शन ए है विक्रमादित्य, ऑप्शन बी है बिम्बसार, ऑप्शन सी बिंदुसार या ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों खगोलविद वराह मिहिर और कवि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य को ही चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के प्रमुख कवि थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। दोस्तों 375 ईस्वी से 415 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा, जब ये लोग ये रहे। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था ये चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देवश्री, कई नाम हैं इनके। अगर अगर इसका इसमें दोस्तों अगर ये आ जाए देवगुप्त आ जाए तो आप देवगुप्त पे डालिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पेपर में, बहुत सरल क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईसा पूर्व या ऑप्शन सी 57 ईस्वी में या ऑप्शन डी
78 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए है 57 ईसा पूर्व, इसका विक्रम संवत है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासभा का आयोजन किया। दोस्तों वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया। दोस्तों ऑप्शन ए है काशी, ऑप्शन बी है प्रयाग, ऑप्शन सी है अयोध्या या ऑप्शन डी सारनाथ। तो दोस्तों सही आंसर है प्रयाग। प्रयाग में महासम्मेलन कराया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए है कौशाम्बी, ऑप्शन बी कुशीनगर, ऑप्शन सी श्रावस्ती या ऑप्शन डी थानेश्वर। तो दोस्तों हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट था, यह हर्षवर्धन अंतिम था। इसके बाद मुस्लिम साम्राज्य का उदय हुआ था। अंतिम हिंदू सम्राट था जिसने समस्त उत्तरी भारत पर राज किया था। हर्षवर्धन 606 ईसा पूर्व में थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा था। 606 ईसा पूर्व में थानेश्वर में बैठा था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये क्वेश्चन आमीर परीक्षा में पूछा गया था 2016 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? दोस्तों ऑप्शन ए है कुबेर गंगा, ऑप्शन बी है प्रभावती गुप्ता, ऑप्शन सी है राजश्री या ऑप्शन डी कुमार देवी। दोस्तों गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रभावती गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय की, विक्रमादित्य की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक के साथ हुआ। वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन के साथ हुआ इनका विवाह। दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चन जो मैं आपको कराया है ये पूर्व परीक्षा में आ चुके हैं और संभवतः आगामी परीक्षाओं में आपको इनमें से कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।